Hello students, a very warm welcome to all of you for this video of Mizo Study video classes, and topic already I mentioned, that is Carnot engine. Carnot's engine या Carnot engine, actually ये नाम है सादी Carnot, एक फ्रेंच इंजीनियर, उससे एसोसिएटेड है ये। तो भाई बेसिकली हम इसमें क्या स्टडी करना चाहते हैं, ठीक। सो लेट्स स्टार्ट the discussion of this particular topic, that is Carnot's engine, ठीक। एक्चुअली क्या है कि सेकेंड लॉ ये कहता है कि कोई भी हीट इंजन जो है वो 100% एफिशिएंसी नहीं दे सकता है। ये सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट है। आप याद करो, एक वीडियो में मैंने आपको केल्विन प्लैंक और उसका स्टेटमेंट ये सारी चीज़ें समझाई हैं। तो पहली प्रॉब्लम जो है वो ये है कि as per second law of thermodynamics, ठीक है, as per second law of thermodynamics, no heat engine can give 100% efficiency। ये तो लॉ ही मना करता है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि मेरे पास में दो टेम्परेचर हैं। वन टेम्परेचर आई से T1, दैट इज हॉट रिजर्वॉयर टेम्परेचर विच इज हायर कंपेरेटिवली टू कोल्ड रिजर्वॉयर टेम्परेचर T2। तो क्वेश्चन आता है, देन व्हाट विल बी द एफिशिएंसी ऑफ एनी हीट इंजन बिटवीन दीज टू टेम्परेचर्स। फाइन, एक छोटा सा पॉइंट मैं लिख देता हूं। सो एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन बिटवीन T1 T2। T1 T2 आप जानते हो, है ना। अभी मैंने स्टेटमेंट भी दिया कि किसी भी हीट इंजन की एफिशिएंसी दो टेम्परेचर्स T1 जो कि हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर है ज़्यादा होगा, और T2 जो कि कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर है। तो क्या होगी एफिशिएंसी? 100% नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सेकेंड लॉ ने मना कर दिया। अब वो तो चूंकि एक रूल है, लॉ है, तो वो तो हम डिफाई कर नहीं सकते। तो अब कितनी एफिशिएंसी होगी, इसका आंसर आता है एक फ्रेंच इंजीनियर सादी कैरनॉट। फाइन, उनका नाम है। सो मैं लिख देता हूं यहां पे, जस्ट टू गिव द रिस्पेक्ट, सादी कैरनॉट। ये नाम है उस फ्रेंच इंजीनियर का जिसने ये एक बेसिक आइडिया दिया, ठीक है। तो उन्होंने ये बताया अपने इस डिवाइस से कि व्हाट एग्जैक्टली द एफिशिएंसी बिटवीन T1 एंड T2। तो उसके लिए उन्होंने किया क्या, ठीक। सो सबसे पहली चीज, सादी कैरनॉट यूज्ड अ हाइपोथेटिकल डिवाइस। हाइपोथेटिकल मैं क्यों बोल रहा हूं? आपको याद होगा जब मैंने आपको रिवर्सिबल और इरिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट बताया था एक वीडियो में। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई सेड कि इरिवर्सिबिलिटी जो है ना, वो रूल है नेचर का। तो उन्होंने सबसे पहले अश्यूम किया कि उनके पास एक इंजन है, हीट इंजन है, एक डिवाइस है जो कि रिवर्सिबल प्रोसेस पे काम कर रही है, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर निकालने चल रहे हैं, ठीक। सादी कैरनॉट डिजाइन का मतलब जानते हैं, जरूरी नहीं है कि डिजाइन एक मॉडल बनाया जाए। डिजाइन पेपर पे भी कॉन्सेप्ट्स लिखे जाते हैं। एक डिजाइन, हाइपोथेटिकल डिजाइन। सादी कैरनॉट डिजाइन एंड हाइपोथेटिकल डिवाइस which is रिवर्सिबल। क्योंकि भाई ऐसा है ना, इरिवर्सिबिलिटी में एनर्जी का लॉस होता है।
तो उन्होंने अश्यूम किया कि जो डिवाइस है मेरी, एक थॉट डिवाइस है, हाइपोथेटिकल, जो एग्जिस्ट नहीं कर सकती है, उसमें जो है वो रिवर्सिबल डिवाइस है, मतलब रिवर्सिबिलिटी को फॉलो करती है। ठीक, तो जो इरिवर्सिबिलिटी में लॉसेस हैं वो नहीं है इसमें। फाइन, चलिए इंजन, इस पॉइंट को मैं यहां ना लिख के इरिवर्सिबिलिटी की बात कर देता हूं। इरिवर्सिबल क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चों ने इसको रिवाइज ना किया हो तो उनको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। इरिवर्सिबल इंजन will contain या आप कह सकते हो कि एनर्जी का लॉस करेगा, will contain losses ड्यू टू, क्या कह सकते हैं, फ्रिक्शन, नहीं फ्रिक्शन ना कह के इसको कह दें ड्यू टू प्रोसेस। ठीक, तो ये हमने डिफाइन कर लिया एक सिचुएशन। क्वेश्चन मेरे सामने था कि T1 T2 टेम्परेचर के बीच इंजन की एफिशिएंसी कितनी होगी, हेल्प कौन कर रहा है मेरी, तो इस क्वेश्चन का आंसर दिया एक फ्रेंच इंजीनियर सादी कार्नोट ने। उन्होंने एक हाइपोथेटिकल डिवाइस बनाई जो कि रिवर्सिबल कॉन्सेप्ट पे थी। इरिवर्सिबिलिटी में लॉसेस होते हैं, इसलिए हमने उस डिवाइस में आइडियल ये अश्यूम किया, मतलब सादी कार्नोट ने, कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस पे काम करेगी। ठीक, चलिए अब हम लोग बात करते हैं कार्नोट साइकिल की। ठीक है, कार्नोट ने जो इंजन बनाया उसमें मैं हल्का सा चेंज इस हेडिंग में करूंगा, आपको एक कार्नोट साइकिल समझनी है। फाइन, तो मैं यहां पे बस इंजन हटाऊंगा क्योंकि कार्नोट इंजन जो है वो कार्नोट साइकिल से डिफाइन होता है। ठीक, ये एक बड़ा अच्छा सा कलरफुल डायग्राम होगा, मैं कोशिश करूंगा इसको काफ़ी अच्छे कलर से बनाने की। तो भाई ये हुआ कार्नोट साइकिल। कार्नोट इंजन मुझे समझना है, मैं एक दो रेड और कुछ और कलर्स की चौक यूज़ कर लेता हूँ तो थोड़ा आसानी से आपको समझ में आएगा। कार्नोट साइकिल क्या था, तो एक ग्राफ है जिसको हम लोग बनाएंगे। ठीक, ये आपका वॉल्यूम है, ये आपका प्रेशर है। अब आइए हम लोग कुछ डिफरेंट कलर्स यूज करते हैं। से फॉर एग्जाम्पल दिस कलर, देन दिस कलर। ठीक है, इसको थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। आफ्टर दैट एक मैं वाइट कलर यूज कर रहा हूं। ठीक है, एंड देन आई एम यूजिंग अ ब्लू कलर। चलिए, ये चार लाइनें मैंने बनाई हैं, रेड, येलो, व्हाइट एंड ब्लू। ए बी सी डी। मुझे लगता है इसका बहुत अच्छा विजुअलाइजेशन इसका आप इस तरीके से कर सकते हो। आई हैव दिस वाइट कलर हैंकी, तो इसको विजुअलाइज करने के लिए लेट्स से ये दोनों कोने आपके एक फ्रेंड ने पकड़े हुए हैं एंड सपोज आई एम होल्डिंग दीज टू रिमेनिंग पोर्शंस। तो इसको पकड़ के अगर हम इस तरीके से करते हैं थोड़ा सा कर्व्ड पोर्शन में, तो वो जो कुछ बनेगा ना, ये उस टाइप से डिज़ाइन आता है। विजुअलाइजेशन के लिए ये एक बेटर वो है। इन क्लासरूम्स नॉर्मली आई यूज टू रिक्वेस्ट माई स्टूडेंट्स टू होल्ड इट लाइक दिस, और फिर आप इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हो। ये इस तरीके का एक डायग्राम है। ठीक है, चलिए हमने इसमें वो लगा दिए एरोज, और यहाँ पे आपका Q1 है और इस पॉइंट पे आपका आउट एनर्जी Q2 है। ठीक है, जरा हम इनके कोऑर्डिनेट्स भी लिख लेते हैं, आसानी रहेगी। ए पे, बी पर, ठीक है, चलिए पहले ए बी पर लिख लेते हैं। P1 V1 T1, P1 V1 T1। ठीक है, इसको आप ऐसे भी विजुलाइज कर सकते हो अगर वो हैंकी बड़ा है, लाइक दिस, ऐसे करके, है ना। ये प्रोसेस, ये प्रोसेस, ये प्रोसेस, ये प्रोसेस, दिस शुड बी द विजुअलाइजेशन प्रोसेस।
सो दिस B इज इक्वल टू P2 V2 T1, ध्यान दीजिएगा गलत नहीं करना है, P1 V1 T1 P2 V2 T1 नॉट T2। अच्छा, और दूसरा मेरा C पॉइंट आएगा भाई, तो C पॉइंट में लिखूंगा P3 V3 T2, बी केयरफुल, इसको मैं मार्क कर देता हूं, देखिए ठीक। और उसके बाद एक पॉइंट भाई बचता है मेरा D, तो D पॉइंट ये वाला है, इसके कोऑर्डिनेट हैं P4 V4 एंड T2। देखिए T2 T2 T1 T1, ये आपको यहां पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। और ये है 4, ये है 4। तो अब चूंकि वहां जगह नहीं है इसलिए मैं यहां ना लिख के आपको यहां लिख के दिखा दे रहा हूं कि A के कोऑर्डिनेट ये हैं, B के ये हैं, C के ये हैं, D के ये हैं और A का ये कोऑर्डिनेट है। ठीक, चलिए अब जरा कुछ जनरल बातें की जाएं। देखिए कोई भी कैरनॉट साइकिल में एसेंशियली 4 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, आपको दिख भी रहा है A to B, B to C, C to D, D to A। उनका नाम क्या है? तो अगर ये कोऑर्डिनेट्स मैं ध्यान से देखूं तो मैं कहूंगा कि अच्छा A से B आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, ठीक। B to C एडियाबेटिक एक्सपेंशन है ये वाला, एंड C to D मेरा जो है वो एक आइसोथर्मल कंप्रेशन है और D to A मेरा एडियाबेटिक कंप्रेशन है, ठीक। तो आइए देखते हैं वर्किंग सब्सटेंस इज आइडियल गैस, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एवरी, अब एक्चुअली मैं आपको जो डिफाइन करूंगा ना वो इतने पोर्शन भी करूंगा। रीजन इज दिस डायग्राम, आई वांट टू रिमेन माय डिस्कशन क्लोज टू दिस डायग्राम बिकॉज एवरी टाइम आई कैन नॉट ड्रॉ दिस डायग्राम एंड देयर आर सर्टेन पॉइंट्स विच रिक्वायर्ड द, यू कैन सी कि मुझे ये डायग्राम भी आपको बोलते रहना पड़ेगा। तो एवरी कैरनॉट साइकिल contains, ये सभी में होगा यूनिवर्सल फैक्ट, 4 स्टेप्स, ठीक। A to B आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ठीक। देन B to C एडियाबेटिक एक्सपेंशन, लिख दूं पूरा, एक्सपेंशन, ठीक। आफ्टर दैट C to D, ये है भाई आइसोथर्मल कंप्रेशन और D to A एडियाबेटिक कंप्रेशन, D to A एडियाबेटिक कंप्रेशन, ठीक है। तो ये 4 स्टेप्स किसी भी कैरनॉट साइकिल में जुड़े हुए रहेंगे। अब मुझे क्या करना है, मैं इन 4 स्टेप्स के लिए वर्क डन कैलकुलेट करूंगा सबसे पहले, क्योंकि मुझे नेट वर्क डन निकालना है। एफिशिएंसी मेरी वहीं से निकलने वाली है, ध्यान रखिएगा। एफिशिएंसी है क्या? एसेंशियली एफिशिएंसी इज नथिंग बट वर्क डन, मतलब जो भी आपने हीट दी, जो यूज हुई और रिमेनिंग बची, उसी का रेशियो तो है। तो अब ध्यान रखिएगा, ये आपके वीडियो का पार्ट हो गया, मैं रब भी करूंगा तो भी आपके पास रहेगा, और जब मैं स्टेप्स कैलकुलेट करूंगा तो मैं फिर से ये पॉइंट्स लिखूंगा, ठीक है। चूंकि मेरे को इस डायग्राम के आसपास ही रहना है तो मैं कोशिश करूंगा कि इतना ही पोर्शन यूज करूं सो दैट डायग्राम इज ऑल्सो विजिबल टू यू। क्योंकि साथ साथ में ना इस डायग्राम में अभी 1-2 चीजें मुझे और जोड़नी हैं।
आइए सबसे पहले जरा डायग्राम को कंप्लीट करते हैं। ये देखिए एक पॉइंट, आई होप ये आपको अच्छे से विजिबल होगा। फिर मैं ले लेता हूं, चलिए इसमें से ये डी है, ये एक लाइन, और फिर मेरे पास में, चलिए मैं येलो कलर से एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, इनका मैं नाम रख दे रहा हूं आपको। ये मान लीजिए पॉइंट है H, ये पॉइंट है G, ये पॉइंट है आपका E ये वाला, और ये पॉइंट है F। ध्यान रखिएगा, ये F, ये E, ये G, ये H। ठीक है, तो अब हम लोग सिस्टमेटिकली 1 बाय 1 जो है इसका वर्क डन कैलकुलेट करने चल रहे हैं। पहले के लिए देखिए A to B। A to B का मैंने नाम क्या दिया है? मैंने कहा कि ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, तो W आइसोथर्मल, ये तो निकालना है मेरे को। ठीक, तो W आइसोथर्मल जो मुझे मिलेगा A से B के बीच में, वो भाई होगा पहली बात तो हीट एब्जॉर्ब्ड, कितनी है? Q1। देखिए दिख रही है साफ आपको, Q1 हीट एब्जॉर्ब हुई है। और इस W आइसोथर्मल को अगर मैं नाम दे देता हूं W1, क्योंकि ये मेरी प्रोसेस कौन सी है? रेड वाली लाइन 1 है, फिर येलो लाइन आपकी 2 है, फिर व्हाइट लाइन 3 है, फिर ब्लू लाइन 4 है। ठीक, तो अगर मैं इसको W1 नाम दे रहा हूं, Q1 इज इक्वल टू म्यू RT1 टेम्परेचर, यहां पे मैंने लिख रखा है, अभी भी आपको दिख रहा होगा, लिखा हुआ है ln V2 बाई V1। ठीक, अच्छा, इस प्रोसेस के थ्रू आप एक चीज और कह सकते हो कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। हमारी अंडरस्टैंडिंग है इस टर्म को लेके। ये तो हुई पहली स्टेप, किसके साथ जुड़ी थी? AB के साथ। हमें ये ध्यान रखना है, हो सकता है मुझे रब करना पड़े तो मैं क्या करूंगा, इसको उठा के इधर लिख के छोड़ दूंगा, जब जरूरत पड़ेगी तब मैं आपको इसे शो कर दूंगा। दूसरी प्रोसेस है मेरी B to C, क्या है भाई? B to C है एडियाबेटिक एक्सपेंशन। तो एडियाबेटिक एक्सपेंशन मैं इसका नाम दे देता हूं, मान लीजिए W एडियाबेटिक, और इसको हम लोग बोल देते हैं W2। तो W2 हमारा आएगा म्यू R T1 माइनस T2, ठीक है ना, अपॉन, ये इक्वल का साइन मुझे यहां लगाना चाहिए। ठीक है, ये आएगा गामा माइनस 1। ठीक है, अभी जरा हम लोग जरा इसके टर्म्स भी देख लेते हैं। इस वाले के लिए आप डायग्राम में देखो तो मैं कहूंगा एरिया ABGH, अगर आप ध्यान से देखो तो एरिया ABGA इतना वाला एरिया इस पहली वाली प्रोसेस में लिया गया। एरिया ABGA, कहीं मैं रेड कलर से लिख देता हूं इसको इस साइड में, एरिया ABGA, ये सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए है, ऐसे कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर योर रेफरेंस आपको थोड़ा सा वो कलरफुल जो लाइंस मैंने खींची हुई हैं वो ध्यान रहेंगी। ठीक, अच्छा, एरिया इसके लिए कौन सा रहेगा? तो आप ध्यान से मेरे वर्ड सुनो और वो डायग्राम पे अपना आईज फोकस करो। मैं बोल रहा हूं एरिया होगा BCHGB, एक बार दिखा देता हूं, BCHGB। ठीक, लिख देता हूं यहां पे एरिया कितना आएगा भाई? BCH आपका ये आएगा G, फिर से B। अच्छा, इस एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए अगर मैं ये लिखना चाहूं कि P2, हाँ, P2 V2 की पावर गामा इज इक्वल टू P3 V3 की पावर गामा, तो आपको लगेगा ठीक है, वो रिलेशन तो PV की पावर गामा, वही वाली रिलेशन हम लोग यूज कर रहे हैं। अब एक काम करते हैं, इस मिस्टर W1 को और ये W2 जरा इधर लिख के छोड़ देते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे फिर से आपको 2 स्टेप्स और समझाने हैं। तो इनको यहाँ लिख देते हैं, फिर रब कर देंगे।
जब जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको दिखा के इन्हें यूज कर लूंगा। तो W1 बराबर मुझे मिल रहा है म्यू आर T1 ln V2 अपॉन V1, ठीक है, लाइन कर देते हैं इधर। और W2 देखिए, अच्छा हाँ ये भी लिख लेते हैं, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, और W2 मैंने निकाला हुआ है भाई म्यू आर T1 माइनस T2 अपॉन कितना है, गामा माइनस 1, और इसमें मैं लिख सकता हूं P2 V2 गामा इज इक्वल टू P3 V3 गामा। एक्चुअली एक आसानी ये हो जाएगी ना कि रिमेनिंग दोनों जब मैं यहाँ निकालूंगा तो वो डायग्राम देखते रहोगे आप, फिर ये दोनों इक्वेशन दिखा दूंगा मैं आपको, और फिर फाइनली इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं होने पाएगा, मुझे कुछ भी ऐसे नहीं करना पड़ेगा कि हाँ मैं कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ यहाँ पे आपके लिए कर रहा हूँ। ठीक, चलिए थर्ड स्टेज की बात हम लोग करते हैं। डायग्राम देखना पड़ेगा C2D, ठीक है। तो 1 हो गया था, 2 हो गया था, 3 C2D। C2D क्या है भाई, आइसोथर्मल, W भी लिखना चाहिए मुझे, W आइसोथर्मल कंप्रेशन, ठीक है, W आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो इसको हम लोग नाम देते हैं W3 इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, Q2 जो है वो क्या है, वो मैंने ऐसे लिखा। अब मुझे लगता है आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये Q2 का टर्म आ गया। सो दिस इज Q2 एंड फिर से वही फॉर्मूला म्यू आर, लेकिन इस बार जो टेम्परेचर होगा वो T2 रहेगा। आप देखिए यहाँ पे T2 लिखा हुआ है सी पे, तो म्यू आर T2, ठीक है, और ब्रैकेट में ln V4 अपॉन V3, ठीक है, V4 अपॉन V3, बंद कर दीजिए इसको। अच्छा, ये आइसोथर्मल कंप्रेशन की बात कर रहा है, तो भाई इसके लिए एरिया जो इंपॉर्टेंट है वो एरिया मैं बोल रहा हूं, आप सुने और ना वहां पे डायग्राम को देखें। एरिया इसमें हम लेंगे CHF एंड योर D एंड देन फिर से CHFDC, ठीक, CHFDC। अच्छा, ये आइसोथर्मल की प्रोसेस है, तो मैं लिख सकता हूं P3V3 इज इक्वल टू P4V4। फाइन। अब लगे हाथ हम लोग जरा फोर्थ प्रोसेस भी देख लेते हैं। फोर्थ प्रोसेस हमारी है क्या, D2A। D2A को मैंने क्या नाम दिया हुआ था, एडियाबेटिक कंप्रेशन की प्रोसेस है, तो W एडियाबेटिक कंप्रेशन, ठीक है, W एडियाबेटिक कंप्रेशन। तो इसका नाम मैं देता हूं W4, ये आएगा मुझे म्यू आर विद इन ब्रैकेट T1 माइनस T2, ठीक है, अपॉन, कहीं कुछ गड़बड़ हो तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, अपॉन गामा माइनस 1। अच्छा, इस हालत में एरिया कौन सा है, तो एरिया मेरा है DFEAD, मैं बोल देता हूं फिर से DFEAD, एरिया EAD, ठीक है। और इसके लिए इक्वेशन में क्या लिख सकता हूं, P4V4 टू द पावर गामा इज इक्वल टू P1V1 टू द पावर गामा। लिख ही देता हूं, P4V4 गामा इज इक्वल टू P1V1 गामा। अब देखिए खूबसूरती ये हो गई कि ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, हमारे पास सारे के सारे टर्म्स आ चुके हैं, ठीक। अब मैं इसमें से ना कुछ कुछ रब करता हूं, टर्म्स अरेंज करता हूं, इसे रब करता हूं, फिर मैं आपको फाइनल पिक्चर शो करता हूं।
जरा W3 यहाँ रख लेते हैं, इसको मैं रेड कलर से ब्लू कलर से लिखता हूँ। W3 इज इक्वल टू म्यू आर T2 ln V4 अपॉन V3, ठीक। और दूसरे ब्लू कलर से मैं लिख देता हूं W4 इज इक्वल टू माइनस म्यू आर माइनस अपॉन गामा 1, ठीक। अब सारे वर्क डन मेरे पास आ गए हैं, बीच के स्टेप्स भी मैंने क्लियर कर लिए हैं। अब नेट वर्क डन निकालना मेरी मजबूरी है, ठीक है। आइए मैं इधर लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ इसको थोड़ी देर के लिए डायग्राम भूल जाइए। तो W नेट इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4, ठीक। अब प्लस माइनस के साइन के साथ वैल्यूज हैं आपके पास, ये वाला भी माइनस के साइन के साथ था, ठीक। तो अब ये सारी वैल्यूज आपके पास हैं, आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा W1 प्लस W3, ये माइनस साइन के साथ हो गया दिस वन। तो W1 प्लस W3 का मतलब क्या हो गया कि एरिया, ध्यान दीजिएगा, अब सुनिए मेरे वर्ड्स को एंड यू जस्ट हैव टू टेक द लुक ऑफ दिस डायग्राम। एरिया ABCDA, दिस साइक्लिक प्रोसेस है ना, कंप्लीट। तो अब मुझे ये मिल गया एरिया, तो इसको क्या मैं ये कह सकता हूं Q1 माइनस Q2? बिल्कुल कह सकता हूं, देखिए ना, इन आउट यही तो हो रहा है। तो W जो मुझे मिलेगा भाई, वो मिलेगा म्यू आर T1 ln V2 अपॉन V1 माइनस, अब यहां जगह नहीं है इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूं, माइनस म्यू आर T2 ln V3 बाई V4, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका वर्क डन। अब आप सोचोगे कि भाई एफिशिएंसी क्या होगी, तो अब मुझे लगता है अगर मैं ये हटा भी देता हूं तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो भाई एफिशिएंसी इस हालत में निकलेगी जो फार्मूला हम लोग ऑलरेडी यूज कर सकते हैं, मतलब कर चुके हैं, कर सकते क्या है, कर चुके हैं, W अपॉन Q1। और W खुद किसके बराबर है, नेट W Q1 माइनस Q2, Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। इस फार्मूले का सबसे अच्छा यूज जानते हैं क्या है? अगर कोई साइंटिस्ट, कोई इंजीनियर ये क्लेम करता है कि उसके हीट इंजन की एफिशिएंसी इससे ज्यादा है तो वो मीनिंगलेस है। कैरनॉट के आइडियल डिवाइस से ज्यादा बेहतर एफिशिएंसी किसी की नहीं हो सकती है, ठीक। अब ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो ये रिजल्ट हम लोग पहले ही सीख चुके हैं, आप चाहो तो इसमें फिर Q1 अपॉन Q1 मतलब 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 आप इसको यूज कर सकते हो। एक्चुअली ये प्रूफ करना होता है, अदरवाइज क्या है कि आपने देखा होगा इवन जो आइंस्टीन ने ये बोला कि स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा कुछ तेज नहीं चल सकता है, उसको भी कई बार साइंटिस्ट ने रिसेंट में ही प्रूव किया कि रॉन्ग है, लेकिन फिर वो तुरंत ही हो गया कि नहीं वो करेक्ट थी। तो साइंस में एक ये बड़ी अच्छी बात है कि जो कुछ भी कहा जाता है ना उसको हमेशा चेक करते रहना होता है। लोग प्रूफ करने की कोशिश करते हैं कि व्हाट हैज बीन मेंशन्ड इज करेक्ट और इनकरेक्ट। ओके, नाउ दिस इज समथिंग विच इज एसोसिएटेड विद द आइडिया ऑफ Carnot engine, its efficiency and its associated values। अब हम लोग एक काम करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, और उसके थ्रू इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। एक Carnot इंजन है, ठीक, ये एक एग्जाम्पल आप समझ लो। एक Carnot इंजन है, ओके, और वो Carnot इंजन जो है वो लेता है, Carnot इंजन टेक्स किलो कैलोरी हीट एनर्जी।
cannot engine takes this much heat energy. ठीक है, हीट. ओके, चलिए इसी में थोड़ा बढ़ा देते हैं. हीट एट 627 डिग्री सेंटीग्रेड and rejects at 27 डिग्री सेंटीग्रेड. फाइन. अच्छा, आपको निकालना है कि इस इंजन का वर्क डन क्या है. फाइंड वर्क डन ऑफ दिस इंजन. तो यहां से अगर मैं देखूं तो बहुत साफ तरीके से मुझे दिख रहा है कि T1 मेरा हो जाएगा 627 प्लस 273 यानी 900 केल्विन. फाइन. एंड जो मेरा ये T2 है ये हो जाएगा 300 केल्विन. फाइन. नाउ Q1 इज गिवन. ठीक है, मुझे कैलकुलेट करना है वर्क डन. आइए फॉर्मूले में डालते हैं इसको. तो फॉर्मूले में जब मैं डालूंगा तो मैं लिखूंगा T2 बाई T1. देखिए वही रिजल्ट हम लोग यूज कर रहे हैं, इज इक्वल टू W अपॉन Q1, क्योंकि भाई ये किसके बराबर है. ठीक, इसकी मुझे जरूरत नहीं है, हम लोग वैल्यूज रखते हैं. तो 1 माइनस कितना मुझे रखना चाहिए अपॉन 900 इज इक्वल टू W मुझे पता नहीं, निकालना है किलो कैलोरीज. ठीक, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे ये मिल जाएगा 600 अपॉन 900, कट कर दीजिए, 2/3 कर दीजिए, इज इक्वल टू W बाई 30000 रख दीजिए. सॉल्व करेंगे आप तो आपको मिलेगा 3W इज इक्वल टू 2 3 6. ठीक, तो यहां से आपको मिल जाएगा W इज इक्वल टू 2000 किलो कैलोरी. ये क्या है, ये है मेरा वर्क डन. ठीक, तो 3000 किलो कैलोरी लिया, 2000 किलो कैलोरी का वर्क कर दिया, बाकी 1000 जो है उसने वेस्ट कर दिया. सो स्टूडेंट्स, अब इस वीडियो को मैं इससे ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा. काफ़ी सारी चीज़ें मैंने इसमें आपको बताई, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी थी. डायग्राम अभी तक आपको दिख रहा है. मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट इस डायग्राम को एक दो बार आप देखो, रिवाइज करो एंड कोशिश करो प्रैक्टिस करने की भी. ठीक है, सो विद दिस होप कि आप थोड़ा सा टाइम डिवोट करोगे इसके रिवीजन पे. आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ.